महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के स्तर पर हल नहीं कर सकते जिस पर हमने उन्हें बनाया है। और ये बात आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। नमस्कार। आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एक लेख को आधार बनाकर इंडोनेशिया और वैश्विक दक्षिण में हरित औद्योगिक नेतृत्व की जो संभावनाएं हैं उस पर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये चर्चा UPSC उम्मीदवारों के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही सकती है, खासकर मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी कुछ बातें निकल सकती हैं, और वैसे भी आम जानकारी के लिए एक ये दिलचस्प विषय है। तो आज का मिशन क्या है? इंडोनेशिया के अनुभव को समझना और ये देखना कि क्या वो ग्लोबल साउथ के लिए हरित औद्योगिकरण में एक बेहतर रास्ता दिखा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। 1955 का जो बांडुंग सम्मेलन था, उसकी विरासत से लेकर आज जो ग्रीन ट्रांजिशन की चुनौतियां हैं, इंडोनेशिया वाकई एक बहुत दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है। हाँ, तो शुरुआत बांडुंग सम्मेलन से ही करते हैं। 2025 में उसकी 70वीं वर्षगांठ है। लेख में ये बात उठाई गई है कि ब्रिक्स का जो विस्तार हुआ है, जिसमें अब इंडोनेशिया भी है, क्या ये कोई नया मंच बना सकता है? ORF अमेरिका के अनित मुखर्जी का मानना है कि IBSA मतलब भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और साथ में इंडोनेशिया, ये समूह मिलकर बहुपक्षीय सुधारों को मजबूती दे सकता है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के साथ मिलकर ग्लोबल कोऑपरेशन को एक नई शक्ल दे सकती हैं। खासकर जब बात आती है वैश्विक हरित संक्रमण में ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने की। ये सहयोग की बात तो ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? खासकर ये जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, मिनरल्स, पूरी दुनिया मानती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटना है, पर हो क्या रहा है? ग्लोबल साउथ जहां निकल, लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिज भरे पड़े हैं, वो ज्यादातर बस कच्चा माल एक्सपोर्ट कर रहा है अमीर देशों को हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि अर्जेंटीना, चिली, कॉन्गो, इंडोनेशिया जैसे जो देश हैं, उनको वो आर्थिक फायदा नहीं मिल पा रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है या उम्मीद थी। हाँ। और दूसरी तरफ जो इंपोर्ट करने वाले देश हैं, जैसे अमेरिका, EU, चीन, उनको सस्ता कच्चा माल चाहिए, उनकी प्राथमिकता वही है। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंडोनेशिया ने वो कदम उठाया था ना, 2014 और 2020 में निकल अयस्क के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, ताकि देश में ही प्रोसेसिंग हो, निवेश आए जी। और लेख कहता है कि इससे इंडोनेशिया चीन संबंध मजबूत हुए और निकल खनन वाले इलाकों में जैसे कुनावे जिला, वहां आर्थिक विकास तेज भी हुआ। हाँ, वो तो हुआ, आंकड़े तो ये दिखाते हैं आर्थिक विकास हुआ, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो काफी गंभीर है। हिलमन पलाउन और रॉबर्ट वॉकर जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस विकास का फायदा वो स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचा। अच्छा। नौकरियां बहुत सीमित मिली और स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ा। जैसे सुलावेसी में आप देखिए, बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए, समंदर में प्रदूषण फैला। बाप रे। सोचिए, जहां मछुआरे पीढ़ियों से कमाते खाते थे, वहां अब खनन का जहर फैल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। और ये कितना अजीब है, एक तरफ आप कह रहे हैं तेज आर्थिक विकास, दूसरी तरफ गरीबी बढ़ रही है। 2022 में 12.6% थी, 2023 में 13% हो गई, और बेरोजगारी भी बैन से पहले के लेवल से ऊपर है। तो फिर ये कैसा विकास है, कितना टिकाऊ है? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। एल्विन काम्बा जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सपोर्ट बैन से एक ओलिगोपसोनी बन गई। ओलिगोपसोनी मतलब ऐसी सिचुएशन जहां खरीदार बहुत कम होते हैं, बस गिले चुने, तो उनका दबदबा हो जाता है बाजार पर। इससे क्या हुआ कि खनन कंपनियों पर लागत कम करने का दबाव बढ़ा और उन्होंने फिर गलत तरीके अपनाए, जैसे अवैध तरीके से कचरा फेंकना। ओहो। और जंगलों की कटाई, प्रदूषण, इसने मछली पकड़ने और खेती पर भी बुरा असर डाला है, जो वहां की पारंपरिक आजीविकाएं हैं। तो ये कहानी सिर्फ इंडोनेशिया की नहीं, ऐसा लगता है ग्लोबल साउथ में जहां भी खनन हो रहा है शायद यही दिक्कतें हैं। हाँ, ये एक पैटर्न दिखता है, बिल्कुल। लेकिन इंडोनेशिया के पास अब एक मौका है, वो अपने अनुभव से सीख सकता है। और वहाँ का जो नागरिक समाज है, जैसे जरिंगन आदिवासी तांबा यानी जातम जैसे संगठन है, जो खनन के असर पर काम करते हैं, उनकी मदद से एक ज्यादा जिम्मेदार, लोगों को ध्यान में रखने वाली, पर्यावरण को ध्यान में रखने वाली स्ट्रैटेजी बना सकता है। लेकिन क्या इंडोनेशिया ये कर पाएगा? उसका अपना रिकॉर्ड देखें, गरीबी बढ़ रही है, पर्यावरण की चिंताएं हैं, तो क्या वो ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के लिए एक भरोसेमंद नेता बन सकता है? क्या बाकी देश उसे सुनेंगे? ये चिंता बिल्कुल वाजिब है।
देखिए, लीडरशिप के लिए विश्वसनीयता कमानी पड़ती है। इंडोनेशिया क्या कर सकता है? वो सीखने और स्किल शेयरिंग को बढ़ावा दे सकता है। इस बात पर जोर दे सकता है कि हरित औद्योगिकरण वाकई में हरा हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और विदेशी निवेशकों के सामने एक साथ मिलकर मोलभाव करने की ताकत बनाने में मदद कर सकता है। हाँ, ये बात तो है। एक आइडिया ये भी चल रहा है एक्सपर्ट्स के बीच कि महत्वपूर्ण खनिजों के लिए ओपेक जैसा कोई क्लब या कार्टेल बनाया जाए। अच्छा, ओपेक जैसा? हाँ, ये दिखाता है कि भाई आपस में लड़ने के बजाय सहयोग करने से शायद ज्यादा फायदा हो सकता है। लेख में प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल की नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने की कार्य योजना का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल एक ग्लोबल संगठन है जो दुनिया भर के प्रगतिशील वामपंथी एक्टिविस्ट्स और संगठनों को साथ लाता है। उनकी जो कार्य योजना है उसमें कुछ नए आइडियाज हैं, जैसे खनन के लिए एक साझा फ्रेमवर्क बनाना, साउथ का अपना एनर्जी अथॉरिटी बनाना और संसाधन बेचने वाले देशों का एक क्लब बनाना। ये सब मौजूदा सिस्टम को चैलेंज करते हैं। लेकिन इन आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए क्या चाहिए होगा? इसके लिए जो दक्षिणी गोलार्ध की सरकारें हैं उनको आपसी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उनसे ऊपर उठना होगा। और यहाँ इंडोनेशिया शायद अपनी जो गुटनिरपेक्षता की पुरानी विरासत है, बॉन्डिंग स्पिरिट जिसे कहते हैं, उसका फायदा उठाकर मल्टीलैटरलिज्म को फिर से बनाने में और ग्लोबल साउथ की आम जनता के हितों को आगे बढ़ाने में एक अहम रोल निभा सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, इंडोनेशिया की जो निखिल वाली रणनीति थी उससे आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन उसके एक भारी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी। अब उसके पास एक मौका है और एक जिम्मेदारी भी कि वो ग्लोबल साउथ के लिए एक सस्टेनेबल, एक न्याय संगत हरित औद्योगिक मॉडल बनाने में लीड करे। बिल्कुल। और जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि सिर्फ संसाधन होना ही काफी नहीं है। इंडोनेशिया का अनुभव ये साफ दिखाता है कि जो मौजूदा ग्रीन ट्रांजिशन मॉडल है उसमें एक बड़ी खामी है। अगर आप सिर्फ अपने देश में वैल्यू एडिशन पर फोकस करते हैं, बिना मजबूत सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के और बिना असली सहयोग के, तो आप अनजाने में उन्हीं पुराने शोषण वाली प्रवृत्तियों को दोहरा सकते हैं जिनसे ग्लोबल साउथ बचना चाहता है। नीतियां मानव केंद्रित होनी चाहिए, पर्यावरण का ध्यान रखने वाली होनी चाहिए और मल्टीलैटरल कॉपरेशन पर आधारित होनी चाहिए। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज के समय में जब इतने भू राजनीतिक तनाव है, इतनी ग्लोबल कंपटीशन है, तो ये जो ग्लोबल साउथ के संसाधन संपन्न देश हैं, वो असल में अपनी इस दौलत का फायदा अपनी जनता के विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए असरदार ढंग से कैसे उठा सकते हैं? इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण खासकर यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से उपयोगी लगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।